आज हम एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? जनरली एनवायरनमेंट इज आवर सराउंडिंग. इट इज कंप्राइजेस ऑफ इमीडिएट एनवायरनमेंट एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक आदमी खड़ा है और एक ब्लू सर्कल है और एक रेड सर्कल है. ब्लू सर्कल इमीडिएट एनवायरनमेंट मार्क्ड है और रेड सर्कल एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट मार्क है. तो इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या रहता है? मान लीजिए आप अपने घर के अंदर है और वहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स से, आपका फर्नीचर से, आपके क्लॉथेस है, विंडो कर्टन है, टीवी है, फ्रिज है. तो दिस कंपोनेंट्स आर आवर इज योर इमीडिएट एनवायरनमेंट. घर के बाहर जो है, जैसे कि फॉरेस्ट है, स्ट्रीम है, ट्रैफिक है, बिल्डिंग्स है, कुछ एनिमल्स मूवमेंट कर रहे हैं, ये आपके एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट में आएंगे. तो यहाँ पर आप क्या देखें कि एनवायरनमेंट में जनरली लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं. तो लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आएंगे? प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, जर्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग में क्या आएंगे? फर्नीचर्स, क्लॉथेस, लैंड, वाटर, एयर. तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट. तो कैसे जो एनवायरनमेंट में नई चीजें या फॉरेन मटेरियल या अनडिजायरेबल मटेरियल आते हैं. लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट के, वो अपने आप में इंटरेक्शन करते रहते हैं. कुछ भी एक्टिविटीज करना हो, मान लीजिए आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, तो आप एक साइकिल का यूज करते हो, व्हीकल का यूज करते हो, तो उसमें पेट्रोल पड़ता है या डीजल पड़ता है. तो इस एक्टिविटीज में पेट्रोल एंड डीजल बर्न होता है. इसमें से कुछ पॉल्यूटेंट्स, जिसको आप अनडिजायरेबल या फॉरेन मटेरियल बोल सकते हो, वो जनरेट होता है या एमिट होता है. तो ये जब एनवायरनमेंट में जाता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करता है. तो जनरली ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ living and non-living components of environment, some foreign materials is generated and those are the cause of environment pollution. So category of environment pollution क्या है? यहाँ पर 5 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल पोल्यूशन. तो एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. एयर पोल्यूशन, हमें पता है एयर का एक प्योर एयर का एक सर्टन कंपोजिशन है. तो प्योर एयर में अगर कुछ जिस फॉरेन मटेरियल हो या अनडिजायरेबल मटेरियल हो मिक्स होता है, तो एयर का कंपोजिशन चेंज होता है. तो दैट लीड्स टू एयर पोल्यूशन. सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? मैनमेड सोर्सेस है और नेचुरल सोर्सेस है. जैसे कि मैनमेड सोर्सेस, इंडस्ट्रियल सोर्स, व्हीकुलर सोर्स, एग्रीकल्चरल सोर्स, रिसर्च एक्टिविटी, वार, मैनमेड फॉरेस्ट फायर. तो दीज आर द एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन. नेचुरल एक्टिविटीज क्या है? वल्केनिक इरोशन, फॉरेस्ट फायर, डिफ्लेशन ऑफ सैंड एंड डस्ट. इसके वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. So there are photographs of air pollution, man-made source, industrial source, vehicular source, agricultural source and mining source. इंडस्ट्रियल सोर्स से क्या क्या एयर पोल्यूशन जनरल निकलता है? इंडस्ट्री डिफरेंट कैटेगरी के रहते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. तो मान लीजिए पावर इंडस्ट्री में कोल बर्निंग होता है. कोल बर्न होने के वजह से वहां से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, इस टाइप के डिफरेंट पॉल्यूटेंट निकलता है. एंड मर्क्यूरी ऑल्सो निकलता है. तो ये जब जाके एयर एनवायरनमेंट में मिलते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है. वैसे व्हीकुलर सोर्स से कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एमिट होता है. माइनिंग सोर्स से डस्ट जनरेशन होता है. नाउ देखेंगे एयर पोल्यूशन फ्रॉम नेचुरल सोर्स. वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म. डस्ट स्टॉर्म से पार्टिकुलर मैटर एटमॉस्फेयर में जाता है और एयर पोल्यूशन करता है. वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है और एयर पोल्यूशन होता है. फॉरेस्ट फायर की वजह से ह्यूज कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिलता है और एयर पोल्यूशन होता है. इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, जनरली एयर पोल्यूशन की वजह से हेल्थ इम्पैक्ट आता है, ह्यूमन हो, एनिमल्स के ऊपर हो. प्लांट्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट रहता है. प्लांट सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है, एसिड रेन होता है. इसका इम्पैक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऊपर आता है, स्ट्रक्चर इरोड होता है. और प्लांट्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट रहता है. प्लांट्स का जो लीव्स रहता है उसमें एसिड रेन की वजह से उसका क्लोरोफिल पिगमेंट धीरे धीरे कम होता है और फोटोसिंथेसिस में इम्पैक्ट होता है. क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग गैसेस
निकलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC। इसके वजह से आज का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये क्लाइमेट चेंज में मेन रोल प्ले करता है। एयर पोल्यूशन मिटिगेशन मेजर्स क्या है? अडेप्टेशन ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म, यूज ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, सस्टेनेबल accomplishment of work by preventing exploitation of natural resources and selection of industrial site। तो मार्केट में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए उसको अडॉप्ट करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, सस्टेनेबल वे में यूज करना चाहिए। और जब इंडस्ट्री हो या माइनिंग एक्टिविटीज के लिए साइट सिलेक्शन होता है, दैट शुड बी अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशनल एरिया एंड cities so that impact of air pollution will be minimal on human and animals। वाटर पोल्यूशन, वाटर का डिफरेंट पैरामीटर्स रहता है, इसको क्वालिटी को मेजरमेंट करने के लिए फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल पैरामीटर। अगर किस एक्टिविटीज के वजह से वाटर का फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल पैरामीटर में चेंजेस आता है और वाटर को अनसूटेबल बनाता है यूज के लिए, तो हम उसको पॉल्यूटेड वाटर बोलते हैं और इसको वाटर पॉल्यूशन भी, दो प्रोसेस को वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। तो सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है? दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स। इंडस्ट्रीज, माइंस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर पॉइंट सोर्स। रन ऑफ, मानसून रन ऑफ या बारिश का पानी जब एग्रीकल्चरल फील्ड से आए या लन से आए, गार्डन से आए, रोड से आए, इसको नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कहा जाता है। सो जनरली पॉइंट सोर्स इज मोर हार्मफुल, दोज आर केमिकली पॉल्यूटेड। सो and non-point source, those are only carrying more soil and floatable materials। floatable material, paper, plastic, polythene bag, those are non-point source of pollution। तो non-point source से जो water pollution होता है that can be treated easily, and point source of pollution that needs advanced treatment or chemical treatment। So photographs of point source water pollution, industrial pollution, domestic effluent discharge to water bodies, mining wastewater pollution and wastewater treatment plant picture है ये। यहाँ से अगर directly without treatment वेस्ट वाटर हम वाटर बॉडी को डिस्चार्ज करेंगे तो वो वाटर बॉडी को पोल्यूशन करेगा। वेस्ट वाटर पोल्यूशन नॉन पॉइंट सोर्स, बारिश के टाइम में रोड से बारिश का पानी आना, एग्रीकल्चरल फील्ड से रन ऑफ आना, ये सब नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। वाटर पोल्यूशन की वजह से नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो है, रिवर हो, सी हो, नाला हो, उसका वाटर क्वालिटी चेंज होगा, दैट बिकम अनसूटेबल फॉर पोर्टेबल यूज। ये पानी को अगर कोई भी कंज्यूम करता है, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, उनका हेल्थ इम्पैक्ट दिखाई देगा। So these are the impact। So इसका mitigation measures and control measures क्या है? First thing is optimum use of fresh water। जितना जरूरत है उतना पानी यूज कीजिए so that waste water generation कम होगा। Then पानी को अगर आप बार बार यूज कर सकते हैं उसका यूज कीजिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होगा ना, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके फिर से आप रिसाइकल एंड यूज कर सकते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट, स्टॉप डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर टू नेचुरल वाटर बॉडीज। गवर्नमेंट अभी डिफरेंट इंडस्ट्री, माइंस हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी इंप्लीमेंट कर चुका है। देन नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन इज नथिंग बट एक्सेसिव जनरेशन ऑफ नॉइज दैट मे हार्म द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल लाइफ। मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है? ऑपरेशन ऑफ हेवी मशीनरी, व्हीकल मूवमेंट, हाई नॉइज जनरेटिंग साउंड सिस्टम। इम्पैक्ट क्या है? आपको कभी कभी आप रियलाइज किया होगा कि आप घर के सामने बारात जा रहा है, डीजे सिस्टम जा रहा है बहुत जोर से गाना बजा के, तो इसके वजह से आपके घर में जो ओल्ड एज पीपल हैं फास्ट, वो हेडेक फील करते हैं, फैटिग्यू फील करते हैं। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, फैटिग्यू, हेडेक, हियरिंग लॉस, सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट टू ओल्ड एज पीपल। सो नॉइज पोल्यूशन मिटिगेशन कंट्रोल मेजर क्या है? फर्स्ट थिंग इज कंट्रोल द नॉइज फ्रॉम द सोर्स। जितना कम हो सके नॉइज जनरेट कीजिए। जनरेटिंग सोर्स में साइलेंसर लगाइए और उसको एक्वेस्टिक एनक्लोजर दीजिए सो दैट जो नॉइज जनरेशन होगा वो बाहर ना जाए। सेकंड, ट्रांसमिशन को कंट्रोल कीजिए। नॉइज जनरेटिंग सोर्स एंड रिसीवर एंड के बीच में बैरियर दीजिए। एंड और
अगर नॉइज जनरेटिंग इक्विपमेंट के पास कोई काम कर रहा है तो उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ईयर प्लग ईयर मॉक दीजिए सो दैट उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर ना आए। एंड मेजर थिंग अवेयरनेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सबको नॉइज पॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए सो दैट दे कैन टेक द कंट्रोल मेजर्स और मिटिगेशन मेजर्स। सो लैंड पॉल्यूशन और सॉइल कंटामिनेशन क्या है, हमको पता है लैंड का एक सर्टेन प्रॉपर्टीज रहता है, उसमें डिफरेंट मिनरल्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर कुछ एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी हो या नेचुरल एक्टिविटी की वजह से सॉइल का प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, लैंड का प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, दैट लीड्स टू लैंड पोल्यूशन। सो क्या क्या एक्टिविटीज है, जैसे कि इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑयल स्पिलेज ऑन लैंड, वेस्ट वाटर डिस्पोजल ऑन लैंड, use of chemical fertilizer in agricultural practices. So these are the activities which can lead to land pollution and soil contamination. So there are some of the photographs. Improper waste disposal, oil spillage on ground, wastewater disposal on ground. Then ecological pollution और biological pollution. Ecology is a broader term. Generally ecology कहने से हम क्या समझते हैं ना, अगर एक जगह का ecology बोलेंगे तो वहाँ पे जो फ्लोरा फना है, जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग है, जो ट्री है, श्रब्स है, जो माउंटेन्स है, जो स्प्रिंग्स है, सबको लेके उसका इकोलॉजी कहा जाता है। तो जनरली इकोलॉजिकल पॉल्यूशन कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल देके डिस्क्राइब करना चाहूँगा। मान लीजिए एक जगह में एक माइंस आ रहा है, वहाँ पे बहुत फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व है और कुछ नॉन फॉरेस्ट लैंड। तो अगर माइनिंग के लिए हमें फॉरेस्ट लैंड काटना पड़ेगा, सो वी आर गोइंग टू डैमेज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट के अंदर कुछ ह्यूमन बींग्स भी रह रहे हैं, वो भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम फॉरेस्ट काट देंगे माइनिंग के लिए तो टोटल इकोलॉजी डैमेज होगा, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जो ह्यूमन है, उनका हैबिटेशन भी लॉस होगा। तो इसको ही बोला जाएगा इकोलॉजिकल पॉल्यूशन। इसको कंट्रोल कैसे करें ना, फर्स्ट थिंग इज फॉरेस्ट लैंड काटने से पहले जो वहाँ पे जो डिपेंडेंट वाइल्ड लाइफ उसके ऊपर है, जो ह्यूमन बींग है, उसको प्रॉपरली अल्टरनेट हैबिटेट उनके लिए अरेंजमेंट करें। और जो पेड़ काट रहे हैं उसके लिए कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन और उसके नियरबाई एरिया में या दूसरे जगह में क्रिएट करें, एक मैसिव प्लांटेशन करें उसके अगेंस्ट में। और फर्स्ट थिंग, हमें मिनिमम से मिनिमम फॉरेस्ट काटने की कोशिश करना चाहिए। इसके द्वारा हम इकोलॉजिकल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। So these are the things for today. Thank you very much.